नमस्कार प्रिय साथियों, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख सकते हैं हम बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिसके माध्यम से बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया ली जा रही है। प्रिय साथियों, अगर इस चैनल से आप बहुत पहले से जुड़े हैं, तो आप सभी घटनाक्रम से अवगत होते रहे होंगे और ठीक इसके पिछले वीडियो की बात की जाए तो आपने देखा था कि कैसे आयोग पर एक खतरे के बादल या कहिए एक साया मंडरा रहा था। वो इसी केस नंबर के संबंध में था 8932 नवासी 32 और 2020 ये केस नंबर है प्रिय साथियों। और इसके अंतर्गत कोर्ट की तरफ से 10 तारीख जो कि आज ही का वो दिन है, आज वो समय दिया गया था कि इस तारीख तक आयु शिक्षा विभाग को काउंटर एफिडेविट फाइल करना था। आप देख पा रहे हैं, ये 10 तारीख के लिए ही लिस्ट की गई थी। ये फर्स्ट आवर में ही इस केस को सुनना था। जिस पर कहीं न कहीं पूरी नियुक्ति प्रक्रिया ही अटकी हुई थी, क्योंकि जॉइनिंग को रोक दिया गया था माननीय न्यायालय के द्वारा। तो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन-कौन से घटनाक्रम रहे हैं? आज का कोर्ट प्रोसीडिंग सबसे पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है, कई मायनों में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये लगभग 1 घंटे से भी ज़्यादा का ये प्रोसीडिंग चला है। लेकिन फिर भी आज किन्हीं अन्य कारणों से ये ऑर्डर नहीं आ पाया है। किन कारणों से ऑर्डर नहीं आ पाया है और ये प्रोसीडिंग का अंत होते-होते माननीय न्यायाधीश ने ऐसा कहा कि एडवर्स इन्फरेंस लिया जा सकता है अगर कुछ इसमें फ़ाल्सिफ़िकेशन या कुछ गलत पाया गया शिक्षा विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से। तो आखिर एडवर्स इन्फरेंस का क्या टेक्निकल अर्थ होता है, हम वो समझेंगे। और क्यों माननीय न्यायालय ने कल तक का समय दिया, क्या रहा? और पूरी प्रोसीडिंग में क्या-क्या चीज़ें रहीं, तो हम उन चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं मेरे डियर फ्रेंड आदित्य के संग, जो कि जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं और लॉ के संबंध में सभी पहलुओं को बड़े ही बारीकी से समझे हैं, परखे हैं। और ख़ासकर इस आयोग संबंधित अगर बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी संबंधित जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उसके संबंध में बड़ी बारीकी से उन्होंने अध्ययन भी किया है। तो हम उन तमाम पहलुओं पर चलेंगे, लेकिन आज हम देखते हैं कि क्या-क्या हाइलाइट्स रहे हैं। तो आज बहुत सारे हाइलाइट्स रहे हैं, जैसा कि जो-जो पक्ष माँगे गए थे माननीय न्यायालय से, आयोग की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से कि आप किन आधारों पर ये वैकेंसी लाए हैं। चूँकि इसमें अनियमित सीटों का वितरण था, जनरल कैटेगरी को जितनी सीटें अकॉर्डिंग टू रूल होनी चाहिए, बीसी को जितनी होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस को होनी चाहिए, एससी को जितनी होनी चाहिए, एसटी को होनी चाहिए, यानी प्रत्येक कैटेगरी में जो नियमित सीटों की संख्या होनी चाहिए, 1% एसटी को, 16% एससी को, ईबीसी को 18%, बीसी को 12%, डब्ल्यूबीसी को 3%। तो वो उस तरह से सीटों का वितरण नहीं था, तो क्या-क्या पहलू थे? इसी तरह पीएच के भी संदर्भ में 4%। तो वो सीटों का आवंटन ठीक ढंग से नहीं था, तो उस पर क्या आज पूरा प्रोसीडिंग रहा, हम सभी पहलू को बारीकी से समझेंगे। और एक चीज़ और अच्छी खबर ये है, खासकर बीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए, अब तक ये रोस्टर वाला जो केस चल रहा था, इसमें अभी तक बीसी और ईडब्ल्यूएस का ज़िक्र कहीं नहीं किया गया था। लेकिन ठीक पिछले वीडियो में आपने देखा था हायर एजुकेशन वर्ल्ड पे मैंने स्पष्ट रूप से ये ज़ाहिर किया था, दिखाया था, इसे प्रदर्शित किया था कि कैसे केवल जनरल वर्ग के ही अभ्यर्थी नहीं उपेक्षित किए गए हैं, ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी के भी अभ्यर्थियों के संग कहीं न कहीं अनजस्टिस हुआ है। अनजस्टिस हुआ है, नहीं हुआ है, अभी हम ये पक्ष नहीं कहेंगे कि अनजस्टिस हुआ है, मतलब उनके भी सीटों में कमी देखी गई है, जितना अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए। तो आज वो ही पक्ष उठा है इस पूरी प्रोसीडिंग के दरमियान कि बीसी में भी अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स सीटें नहीं आवंटित की गई हैं और ईडब्ल्यूएस में भी आवंटित नहीं की गई हैं। तो सभी पहलुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। आदित्य, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है डियर। थैंक यू राज जी, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट है राज। तो आदित्य, हम इस पे चर्चा करेंगे। आप बताएँ कैसे-कैसे क्या आज का प्रोसीडिंग रहा? आपने भी सुना, हमने भी सुना है, तो इस पूरी वार्ता को हम लोग एक वार्ता सत्र के रूप में ही रखेंगे, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनको सभी पहलू समझ आ पाएँ। तो आदित्य, कैसे पहले कौन से कैसे-कैसे प्रोसीडिंग रहा? थोड़ा-सा ब्रीफ में बताएँ, इसके बाद हम लोग वार्ता के दरमियान बातों को आगे सिंस जैसा कि राज हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब बिहार सरकार है, उससे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे। कैसे डॉक्यूमेंट्स? कि उन्होंने बैकलॉग कैसे कैलकुलेट किया और पूरी ये जो रोस्टर सिस्टम जो हमारे सामने दिख रही है, जी, 4,600 लगभग 4,600 वैकेंसी, जी, जी, वो इन्होंने कैसे 4638 पर, क्रिएट किया। यस। तो आज जो हुआ, आज खुद अपर मुख्य सचिव जो रिस्पेक्टेड दीपक कुमार सिंह सर हैं, आईएएस ऑफिसर शिक्षा विभाग के, वो खुद आज कोर्ट में मौजूद थे।
अपना पक्ष रखने के लिए, मतलब अपना पक्ष एज़ इन सरकार का पक्ष रखने के हाँ, लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो आज जो कोर्ट प्रोसीडिंग हुई, आपने जैसा अभी ज़िक्र किया, काफ़ी लंबा चला। और आज हमने हर एक मुद्दे देखे जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये उठने चाहिए थे। जैसे बिल्कुल। पीसी का मुद्दा हो, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो, जनरल के अलावा भी, आज वो भी हमें देखने को मिला उठा। प्लस आज एक जो नया चीज़ कि 3 रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बाद जो इंटरचेंजेबल होने का बात था कि ईबीसी के जो सीट्स हैं वो बीसी में जाएँगे, उस चीज़ का भी आज ज़िक्र हुआ है, जो लॉ के तहत है। तो राज आज हम सबसे पहले ब्रीफली अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर ये एक चीज़ देखा जा और हम सकता लोगों है। ने देखा कि जैसे अब तक ये डिस्कस हो रहा था कि बैकलॉग का मतलब है पिछली वैकेंसी। बैकलॉग का मतलब क्या था कि पिछली वैकेंसी की जो रिक्ति है अगले वैकेंसी में, उसके पिछली की यानी 3 बार यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था। जी, च जी, किए जी। जाने का प्रावधान था। लेकिन आज हम लोगों ने ये देखा कि एक नया कांसेप्ट निकल के आया कि एक्चुअल में शिक्षा विभाग की तरफ से ये रखा गया कि जो बैकलॉग है एक्चुअल में वो जितने सैंक्शन स्ट्रेंथ हैं, हाँ, मतलब बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें टोटल सैंक्शन पद हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ हैं, उसकी तुलना किससे की गई? जो अभी एक्चुअल में वर्किंग हैं, उनसे हुँ, उनका अनुपात मिलाया गया। सैंक्शन पद में कैटेगरी कैटेगरी वाइज़ कैसे-कैसे कितनी-कितनी सीटें आवंटित हैं और उसके अकॉर्डिंग अभी वर्तमान में कितने कार्यरत हैं और कार्यरत होने के बाद अब किस-किस कैटेगरी का कितना कम रिप्रेजेंटेशन है, नहीं है, उसके आधार पर बैकलॉग को इन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की। और जबकि जी, विभाग कोर्ट की तरफ ये प्रतिवादी की तरफ से जो अभ्यर्थियों के वकील हैं, उनके तरफ से बैकलॉग अभी तक क्या बताया जा रहा था कि बैकलॉग दैट मीन्स कि पिछली जो नियुक्ति है, उसके पिछली यानी 3 बार जो रिक्तियाँ जोड़ी जाएँगी, उसके आधार पर जो सीटें रिक्त रह रही, वो बैकलॉग था। तो यहाँ पे पहली बात तो ये जी। बैकलॉग की परिभाषा क्या होगी? 2 कांसेप्ट निकल के आया। तो एक ये भी डिस्कशन रहा आज। तो राज, जैसे आपने कहा बैकलॉग के परिभाषा, तो आज हमने ये चीज बहुत क्लियर तौर पे देखा कि अभ्यर्थी का पक्ष और जो सरकार का पक्ष था बैकलॉग को लेकर, वो बिल्कुल अलग था। जो अभ्यर्थी पक्ष के द्वारा कहना था कि बैकलॉग का मतलब ये माना जाए कि जो जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट अटेम्प्ट था, जो हमारे वाले केस में असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में 2014 का जो रिक्रूटमेंट था, उसमें जो सीट्स खाली रह गई हैं, उनको बैकलॉग के तौर पे ऐड किया जाए। और जो सरकार ने कहा कि उन्होंने एक फॉर्मूला बताया कि उन्होंने एक्चुअली बैकलॉग कैसे कैलकुलेट किया। मैथिली विषय को उन्होंने एग्जांपल लिया कि आप मान लीजिए कि किसी यूनिवर्सिटी में 100 पद एक सब्जेक्ट के लिए सैंक्शन है, मान लीजिए मैथिली से। जी, जी, जी। और उस 100 में से हम देखते हैं 40 लोग, जब ये एक्सरसाइज की जा रही थी वैकेंसी कैलकुलेट करने की, 40 लोग कार्यरत हैं। और उन 40 में से 30 जो हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं और 10 लोग जो हैं वो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं कि ये जो 30 और 10 जो में जो डिफरेंस है, जो 20 का डिफरेंस है, उसको, उसमें जो 20 का जो है उसको हम बैकलॉग मान लेते हैं। मतलब हम 100 में से वो जो 20 सीटें हैं उसको माइनस कर देंगे पहले, तो 80 सीटें बचा। और अब 80 सीट में से 40 लोग ऑलरेडी काम कर रहा है, तो 80 में से 40 लोग ऑलरेडी काम कर रहा है, तो मतलब 40 सीटें बची। तो अब ये जो 40 सीटें बचेंगी उसको हम 50-50 डिवाइड कर देंगे, मतलब 50 जनरल को जाएगा और 50 रिजर्व कैटेगरी में जाएगा। तो अब मान लीजिए इस हिसाब से देखा जाए तो 20 सीटें जनरल को मिली और जो 40 सीटें हैं, 20 जो बैकलॉग को इन्होंने माना था और 20 जो 40 में से 20 जो मिला, जो प्रेजेंट वैकेंसी है, उसमें जो है वो लगभग 40 सीटें रिजर्वेशन में चली जाती हैं। तो बिल्कुल। ये चीज इन्होंने बताया, दीपक कुमार सिंह सर ने ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया वहां पे। और दूसरी चीज उन्होंने एक चीज और बोली कि सारे ही बिहार में जितने भी रिक्रूटमेंट होती हैं उसमें यही प्रक्रिया फॉलो की जाती है। खैर वहां पे जज साहब ने लेकिन टिप्पणी भी एक किया चीज़ कि हमें। हाँ, जी राज। टिप्पणी की आदित्य, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे नोट करने वाली, उन्होंने शिक्षा विभाग की तरफ से जो रखा गया कि बैकलॉग एक्चुअल में कहते किसे हैं, उन्होंने सैंक्शन पद और वर्किंग एक्चुअल जो प्लेस पे वर्किंग है, उसके आधार पर उन्होंने बैकलॉग की परिभाषा गढ़ी। तो यहाँ जी पर जी आपको बिल्कुल। देखा होगा पीके शाही सर ने, जो अभ्यर्थियों की तरफ से वकील हैं, उन्होंने एक डॉक्टर सुधीर कुमार का केस एक्सप्लेन किया, वहाँ पे हाँ। प्रतिबिंबित किया कि ठीक यही चीज़ उसमें भी की गई थी और उसमें जी। भी एक्चुअल जो सैंक्शन पद हैं और इसके बाद जो एक्चुअल में वर्किंग अभी हैं, उनके आधार पर बैकलॉग किया गया था, जो कि गलत था और बाद में शायद
उसको भी जिस तरह से पिछले नियुक्ति में रिक्त पद रह रहे हैं, उसके पिछले में रिक्त रह रहे हैं, उसके पिछले में रिक्त रह रहे हैं, उनको जोड़ करके बैकलॉग एक्चुअल में बनता है। तो इस तरह का शायद डॉक्टर सुधीर कुमार का केस था, जिसको कि हाँ इन्होंने रेफरेंस के रूप में रखा। डॉक्टर पी सॉरी अधिवक्ता पी के शाही जो हैं। और एक चीज़ जी और जी आदित्य यहाँ पे आज क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ कि जैसे अभी तक ये हो रहा था कि बैकलॉग जो है 3 बार रन करेगा, और 3 बार रन करने के प्रत्येक बार जो सीटें रिक्त रहेंगी वो जनरल में जंप होंगी। अगर 3 बार के बाद अगर ये सीटें फिर भी रिक्त रह जाती हैं तो ये जनरल में जंप होंगी। लेकिन यहाँ पे एक न्यूली कांसेप्ट निकल के आया, आपने देखा होगा कि जी शिक्षा विभाग ने क्या पक्ष रखा कि एक्चुअल में सर जो 3 बार रिक्त रहने के बाद जो सीटें अभी भी रिक्त रह जा रही हैं, उसको भी म्यूचुअली जंप कराया जाएगा। बीसी में अगर सीटें रिक्त रह जा रही हैं 3 बार वैकेंसी एडवर्टाइज करने के बाद, तो उसको ईबीसी में जंप कराया जाएगा। या तो ईबीसी में रिक्त रह रहा है तो बीसी में कराया जाएगा। इसी तरह एससी में अगर रिक्त रह रहा है तो एसटी में जंप कराया जाएगा, एसटी में रिक्त रह रहा है एससी में जंप कराया जाएगा। चौथे साल ये होगा, और जी ये चौथे साल भी अगर नहीं होता है तब जाकर के वो जनरल में काउंट होगा। ठीक है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल तो राज, और यही लॉ भी है जो बिहार में जो रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें इसी चीज की जिक्र की गई है। मैं यहाँ पे राज सुधीर कुमार केस के बारे में 2 लाइन बताना चाहूंगा। वो जो केस है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो बिहार में है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर केस था। वो 2004 में जो बीपीएससी ने एडवर्टीजमेंट लाया था, और ये एक्सीडेंटल बताया जाए या कोइंसिडेंटल जो भी है, उसके भी जो वकील थे वो पीके शाही सर ही थे। तो जी, उस केस में बहुत सारे मुद्दों पे बहस हुई। इन सारे मुद्दों पे एक जो मेजर मुद्दा जो मैं जजमेंट काफी लंबा समय हो गया पढ़े हुए, लेकिन मुझे एक चीज याद आ रही है। उसमें कोर्ट ने कहा था कि बहुत सारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनकी प्रमोशन हो गई थी एसोसिएट में, तो वो सीट फिर कैसे कैलकुलेट की जाएगी। दूसरा चीज मुद्दा ये उठाया गया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। जैसे हमने देखा कि झारखंड का बंटवारा हुआ, आज भी इस चीज का जिक्र हुआ। बिल्कुल, जब बिल्कुल। झारखंड का बंटवारा हुआ तो जो अनुसूचित जनजाति है जिसको हम एसटी कहते हैं, उनकी रिजर्वेशन कम कर दी गई थी बिहार में। हाँ, तो उनकी फिर यहाँ पे अब मैं ऐड करना चाहूँगा इस चीज़ को। जैसे कि जी उन्होंने शिक्षा विभाग ने क्या कहा कि सैंक्शन पद और वर्तमान में वर्किंग पद, उनमें तुलना की हाँ जाएगी। जिस कैटेगरी में कम पद रहेगा, उस कैटेगरी में अधिक वैकेंसी लाई गई है, और एक्चुअल में यही बैकलॉग है। तो पीके साही सर ने क्या कहा कि एक्चुअल में जिस समय ये वैकेंसी आप जिस समय सैंक्शन पद कह रहे हैं, उस समय तो रिजर्वेशन की पॉलिसी ही डिफर थी। एसटी, जब स्टेट झारखंड हम लोग का पार्ट था, बिहार का पार्ट था, उस समय एसटी कैटेगरी को 20% रिजर्वेशन दिया जाता था। आज कितना है? 1% है। एससी कैटेगरी को 14% रिजर्वेशन दिया जाता था। आज कितना है? 16% है। ईबीसी कैटेगरी को 14% रिजर्वेशन दिया जाता था। आज कितना है स्ट्रेंथ? 18% है। बीसी को 10%, आज कितना है? 12% है। डब्ल्यूबीसी को 2% रिजर्वेशन मिलता था, आज कितना है? 3% है। तो जब स्ट्रेंथ एक्चुअल में जब पद सैंक्शन हुआ उस समय अलग था और आज अलग है, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे आप उस आधार पे बैकलॉग आप कह सकते हैं? ये भी चीज़ पॉइंट हाँ आउट थी। तो इन सब हाँ कई वजहों से शिक्षा विभाग भी अभी घिर रहा है। हाँ, और एक और चीज, जैसे ये जो फॉर्मूला है वर्किंग स्ट्रेंथ का, ये जब जब सैंक्शन पद 10 से कम रहेंगे, ऐसे कई सारे छोटे सब्जेक्ट्स रहे हैं जहां पे 2 3 4 5 6 सीट्स रहे हैं, तो फिर जज साहब ने खुद पूछा चीफ सेक्रेटरी साहब से कि सर आप बताइए कि तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो शायद उस पे अभी बहुत स्पष्ट रूप से नहीं जवाब दे पाया गया है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो संक्षिप्त रूप में कहा जाए तो कहीं ना कहीं आज एक चीज जो उठकर सामने आई कि सरकार जो है वो एक चीज से काफी मतलब ये चीज चीफ सेक्रेटरी सर ने भी माना कि ऑलरेडी जब नोटिफाई हो चुका है, 3 साल बीत चुका है, और हम अभी तक एक ही मेजर सब्जेक्ट का रिकमेंडेशन कर पाए हैं, तो अभी इस स्थिति में इस प्रोसेस पे किसी भी तरह का स्टे लगाना करने जैसा होगा। पूरा ही शिक्षा व्यवस्था जो बिल्कुल, चरमरा सा बिल्कुल। जाएगा। इस चीज को माना गया वहां पे। और दूसरी चीज ये है कि अगर और जो इस पूरे प्रोसीडिंग की जो सबसे महत्वपूर्ण बात था, जो अभी तक ये चीज नहीं सामने आई थी, कि आज चीफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर ने कोर्ट को एक अश्योरेंस दिया है सरकार की तरफ से, और बहुत पॉजिटिवली किया है कि सर हमने जो एक्सरसाइज किया है वो पूरी तरह से फेयर प्रोसेस है। हमने किसी भी कैटेगरी का सीट जो है वो
घटाया बढ़ाया नहीं है, मतलब किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अन्याय नहीं किया है। बिल्कुल, और लेकिन तब भी अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होता, अगर आप इस हमारे डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन से अभी तक सेटिस्फाई नहीं है, तो उस केस में आप एक इंक्वायरी दोबारा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा करवा ली जाए, फ्रेश एक्सरसाइज कंडक्ट कर ली जाएगी। और इन केस अगर कोई फॉल्ट वहां पे पाया जाएगा, तो हम जो भी एक्स्ट्रा सीट जिस भी कैटेगरी को देना है, उस कैटेगरी में हम नए सैंक्शन पद क्रिएट करके देंगे, या जो फर्दर जो वैकेंसीज आएंगी वो उस कैटेगरी में शिफ्ट हो एक जाएंगी। ये तरह अभी से तक एक तरह से इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि माननीय न्यायालय के लिए एक रास्ता भी खोल दिया है कि अगर अगर माननीय हाँ, न्यायालय को ऐसा लगता है कि कुछ इसी प्रकार का इनजस्टिस हुआ है या किसी स्पेशल कैटेगरी को कम सीटें आवंटित की गई हैं, तो शिक्षा विभाग ने कह दिया है कि अगर ऐसा हुआ है सर, तो आप इस वैकेंसी को एज इट इज चलने दीजिए। हम न्यू स्ट्रेंथ ले आएंगे, जितनी सीटें कम पड़ेंगी, जो भी कम पड़ेंगी, उसके आधार पर मैं न्यू चीजें ऐड कर दूंगा, न्यू नंबर ऑफ वैकेंसी ऐड कर दूंगा। राइट आदित्य? हाँ, हाँ, न्यू नंबर ऑफ वैकेंसीज का भी बात किया गया है। और दूसरा कि अगर कोई फर्दर जो नए वैकेंसीज आएंगे, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे जिस भी कैटेगरी में देना होगा, बिल्कुल, सीट कम होगा। लेकिन एक ये तब होगा जब कोई फॉल्ट पाए मिलेगा फ्रेश एक्सरसाइज कराने पे। बिल्कुल, खैर, कोर्ट ने अभी इस चीज को बिल्कुल भी अपने रिकॉर्ड में नहीं लिया है। ये अभी ओरली बस बोला गया है वहां पे, इसको लेके कोई भी प्रपोजल नहीं दिया गया है। बस शिक्षा विभाग के अधिक ये अपर मुख्य सचिव ने इस बात को बस वहां पे रखा है। अभी कोर्ट ने इस पे कोई जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया बिल्कुल। है और किसी एक भी। चीज़ और यहाँ पे आदित्य ऐड करना चाहूँगा, पिछले जो हियरिंग हुई थी, उसमें एक और भी डाउट था कि एक्चुअल में जो 3 बार बैकलॉग को कैरी करने का है, तो ये जी। वास्तव में ये जो वीए वैकेंसी आई, वो कौन से नंबर की है? तो चूंकि आ, 1995 का एक केस के बारे में बार बार जिक्र की जा रही है कि 1995 से ही बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग आया है। तो जी। 1995 के बाद कुल कितनी वैकेंसी आई है, तो वहां पे मेंशन किया गया कि 1997 में एक वैकेंसी आई थी, जिसका कि 2003 तक कहीं न कहीं चला था प्रक्रिया। दूसरी हाँ, वैकेंसी हाँ, 2014 में आई और तीसरी जिसकी वैकेंसी 2000। प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ, जिसकी आज ये भी माना गया है सरकार की तरफ कि से। 2014 की प्रक्रिया जो कि अभी भी चल रही है, और एक तीसरी चल रही वैकेंसी है। 2020 में। तो पहली बात तो ये पहले था कि 2020 वाली अगर ये चौथी वैकेंसी हो जाएगी तब तो बैकलॉग यहाँ लागू नहीं होगा, लेकिन चूंकि ये चौथी नहीं है 1995 के बाद, ये तीसरी वैकेंसी है, इसलिए जी। बैकलॉग लागू होगा। अब जी, कुल मिला बिल्कुल। के पेच यहाँ ये फंसा हुआ है कि एक्चुअल में बैकलॉग कहेंगे किसे, जो नंबर कुल सैंक्शन पद हैं और अभी वर्तमान में एक्चुअल में वर्किंग प्लेस पे जो कार्यरत हैं, उनका अनुपात देखा जाएगा कि जो सैंक्शन पद के समय कितनी-कितनी कास्ट में कितनी-कितनी सीटें थी वो, और अभी वर्तमान में। और दूसरा एक पक्ष ये रखा जा रहा है माननीय पीके शाही जी के द्वारा, जो कि अभ्यर्थियों की तरफ से वकील हैं, कि एक्चुअल में बैकलॉग का तात्पर्य उनका ये कहना है कि बैकलॉग ये पिछले वैकेंसी में कितनी सीटें रिक्त रह गई थी, उसको ऐड करते हुए लगातार 3 बार ले आया जाएगा, वो बैकलॉग है। तो दोनों जगह यही सबसे मेजर डिफरेंसेस नजर आया है। और अभी तक आदित्य, कोर्ट ने कल का समय क्यों दिया है, जरा ये मेरे व्यूवर्स को बताइए, आखिर क्या ऐसा रहा कि कोर्ट ने कल का इन्हें समय दिया, आज ऑर्डर नहीं दिया, और आज किसी तरह का स्टे पे होल्ड, या फिर क्यों आखिर कल का समय दिया गया, कल मॉर्निंग का? हाँ, जो कोर्ट के जो जज साहब हैं, ऑनरेबल जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा सर, उन्होंने पिछली बार भी इस चीज का डिमांड किया था कि आप हमें कोर्ट के सामने वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें जो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा रिसीव हुआ है बैकलॉग तथा फ्रेश वैकेंसी को लेके। तो आज जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, वो डॉक्यूमेंट जो है कहीं ना कहीं कैसे बैकलॉग कैलकुलेट किया इसको दर्शाता है। और बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। पीके शाही सर और अभ्यर्थियों के द्वारा ये बार बार इल्जाम लगाया गया है कि सर किसी भी तरह का फ्रेश एक्सरसाइज किया ही नहीं गया। एक आसान तरीके से कहा जाए तो बस जो स्ट्रेंथ थी वो देखा गया, किस कैटेगरी में है बस वो देखा गया, और उस बेसिस पे इन्होंने एक जो है वैकेंसी 2020 वाली वो निकाल दी। तो जो बार बार जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो एक्सरसाइज जो होता है, जो हमने एक्ट में भी देखा था कि एक एक्सरसाइज सरकार को कराना होता है बैकलॉग कैलकुलेट कराने के लिए, वो सारी यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेट कराया जाता है। तो उसका जो रिपोर्ट जो शिक्षा विभाग को आया था, और वो रिपोर्ट जो शिक्षा विभाग ने कमीशन को भेजा फाइनली,
वो डॉक्यूमेंट सारी यूनिवर्सिटीज जो 13 पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, उन सारी यूनिवर्सिटीज का डॉक्यूमेंट कल ऐसा अश्योरेंस दिया गया है कोर्ट में कि दिया जाएगा। और आदित्य, यहाँ पे तीस- एक चीज़ और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ जी पे जी। माननीय न्यायालय ने कहा कि एडवर्स इन्फ्रेंस लिया जा सकता है हाँ अगर आपने कुछ कल गलत पाया गया या नहीं दिया वगैरह वगैरह। तो जी। मेरे व्यूअर्स को ये बताएं कि एडवर्स इन्फ्रेंस का तात्पर्य क्या है, इसका क्या अर्थ समझा जाए, क्योंकि बहुत सारों के मन में ये है कि शिक्षा कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय ये कह रहा है कि वैकेंसी कोई कैंसिल कर दिया जाएगा, तो एडवर्स जी, जी, इन्फ्रेंस का क्या अर्थ है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। एडवर्स इन्फेरेंस का ये कतई मतलब नहीं है कि वैकेंसी कैंसल हो जाएगी। एडवर्स इन्फेरेंस एक एविडेंस लॉ में एक टूल होता है जो सारे कोर्ट के पास होता है, कि जब एक सिविल केस में कोई डॉक्यूमेंट का बार-बार कोर्ट ने जुडिशियल ऑर्डर दिया उसको प्रोड्यूस करने का, और सामने वाली पार्टी अगर उसको प्रोड्यूस करने में सक्षम नहीं है, तो कहीं न कहीं कोर्ट ऐसा मान लेगी, एक ऐसा लीगल फिक्शन, एक ऐसा प्रिजम्पशन क्रिएट कर लेगी कि सामने वाली पार्टी ने कुछ ना कुछ गलत किया है, या कहीं ना कहीं वॉयलेशन ऑफ लॉ हुआ है जिसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं बर्डन ऑफ प्रूफ फिर शिफ्ट हो जाता है उस केस में। तो इसका ये कतई तात्पर्य नहीं है कि इससे एडवर्टीजमेंट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आज हमने एक चीज, एक और पक्ष देखा, पीके साही सर के द्वारा भी और गवर्नमेंट के द्वारा भी, और जस्टिस जो संजीव हमारे प्रकाश ऑनरेबल है। जज साहब हैं, जी। हाँ संजीव संजीव प्रकाश। सर के द्वारा, हाँ। हाँ प्रकाश सर के द्वारा भी, कि कहीं भी किसी ने भी ये प्रे नहीं किया है राज, कि वैकेंसी कैंसिल कर दी जाए या बिल्कुल बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर दी जाए। तो यहाँ अगर पर ये भ्रम कुछ लोगों के द्वारा अगर फैलाया जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट कैंसिल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिवीजन रिवीजन होने का जो है, आज हमने जैसे प्लॉजिबल सोल्यूशन जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा सुन भी लिया कि हम ऐसा कर सकते हैं, अगर इन केस किसी का सीट कम हो रहा है तो हम उस केस में फ्रेश सैंक्शन सीट कैलकुलेट करके देंगे। लेकिन उन्होंने ये चीज क्लियर किया कि जो अभी जो 4600 लगभग सीट है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम बिल्कुल भले एक्स्ट्रा जो सीट्स हैं वो दे देंगे, लेकिन सर इस प्रोसेस को मतलब ना रोका जाए किसी बिल्कुल, भी तौर एक पर। तरह से कहा जाए कि उन्होंने सॉल्यूशन दे दिया है माननीय न्यायालय को बिल्कुल कि अगर बिल्कुल। सर किसी तरह का, अगर मेरे द्वारा या आयोग के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा किसी तरह की गलती है, गलती इन द सेंस किस चीज़ में? नियुक्ति प्रक्रिया में नहीं, वैकेंसी में। एक चीज़ आप व्यूअर्स को ये मैं बता दूँ, ये पूरा केस नियुक्ति प्रक्रिया पर बिल्कुल नहीं है, कतई नियुक्ति प्रक्रिया से लेना-देना नहीं है। ये केस केवल रोस्टर से संबंधित है। वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी से संबंधित है। तो पूरा का पूरा डिबेट यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर के है कि किस कैटेगरी में कितनी-कितनी सीटें आवंटित की गई हैं और हैं तो क्यों हैं, कैसे हैं, गलत है या सही है। तो शिक्षा विभाग ने एक तरह से उनको एक आइडिया दे दिया है, कहा जाए, या व्यू ऑफ पॉइंट अपना दिया है कि एक्चुअल में अगर कुछ इस तरह का पाया जाता है किसी कैटेगरी में सीटों की आवंटन ठीक ढंग से नहीं हुए, तो बाद में हम फ्रेश उसके बजाय न्यूली फ्रेश वैकेंसी ले आ देंगे या फिर उसको ऐड कर देंगे न्यूली सीट को, लेकिन इसमें छेड़खानी ना की जाए, इसे एज इट इज चलते रहने दिया जाए, कंटिन्यू करते रहें। तो ये हाँ एक तरह बिल्कुल से राज। रिबेट तो दे ही दिया। जो अभ्यर्थी जिस कैटेगरी के हैं, अगर उनके में किसी तरह का सीटों को लग रहा है कि उनके में सीट कम है, तो न्यूली या तो ऐड कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग खुद इसके लिए रेडी भी है कि या तो न्यूली हाँ ऐड कर दिया जाएगा या तो फिर फ्रेश वैकेंसी आएगी, या क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें कल पर निर्भर करती हैं कि कल जो होने वाला है, कल क्या होने वाला है। राइट आदित्य? एक आखिरी पॉइंट राज मैं ये ऐड कर दूं, जिस सुधीर कुमार केस की बात यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, एक सुधीर कुमार जजमेंट की बार बार जिक्र हो रही है, 2018 का जो केस है उसका कंक्लूजन जो आया था उसके बारे में मैं बस 2 लाइन संक्षिप्त में ये बताना चाहूंगा कि उस केस में कोर्ट ने जो शिक्षा विभाग को ये ऑर्डर दिया था कि आप एक फ्रेश एक्सरसाइज करें और रिपोर्ट जो है तुरंत बीपीएससी को सौंपे, और उसके बाद वो प्रोसेस कंटिन्यू होगा रिक्रूटमेंट का, और इन केस आप नहीं कर पाएंगे तो जो वैकेंसीज हैं उसमें बिहार रिजर्वेशन जो रूल्स हैं सेक्शन 4 और सेक्शन 5, इसके तहत रिक्रूटमेंट कर ली जाएगी, जहां पे इंटरचेंजेबल होगा। अगर 3 बार से ज्यादा 3 बार से ज्यादा बैकलॉग का कंटिन्यू हो रहा है और 4 बार पूरा हो चुका है तो वो सीट कन्वर्ट होने का बात है। तो ये सारी बात थी, तो वहां भी हमने देखा कि एडवर्टीजमेंट कैंसिल नहीं होगी। और जहां तक बात जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि एडवर्टीजमेंट कैंसिल हो जाएगी, नया फ्रेश एडवर्टीजमेंट होगा,
इसका कोई चांसेस नहीं है। लगभग 30 सब्जेक्ट में हमने देखा है सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर ली गई है। बिल्कुल, ना कि बिल्कुल। अपॉइंटमेंट में तो अभी नहीं हो पाई है अपॉइंटमेंट, लेकिन 30 से लगभग उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स में सिलेक्शन प्रोसेस आयोग के द्वारा कंप्लीट कर ली गई है। 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिलॉसफी का रिजल्ट आना बाकी है, मनोविज्ञान और एनवायरमेंटल साइंस का इंटरव्यू बाकी है, जो हुँ, हुँ, बिल्कुल। पब्लिश हो चुका है, इंटरव्यू होना है। तो इन दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्ट में भी हम आने वाले टाइम में देखेंगे, जल्दी इंटरव्यू का प्रोसेस होगा। और आज जो भी क्वेश्चन अराइज हुए थे हमारे, हमने पहले प्रोसीडिंग्स में जैसे देखा है, उसका एक सोल्यूशन भी है। और जो सॉल्यूशंस नहीं निकल पाया है, तो हम ऐसा आशा करते हैं कि कल 10:30 बजे सुबह में कोर्ट के द्वारा वो भी निकाल दी जाएगी बिल्कुल, निकाल दी कि जाएगी और मुझे लग रहा है हाँ कि ये टोटल जो मसला है अब जी, सरकार के पक्ष में जाते हुए नज़र आ रहा है और जो प्रक्रिया ये कही जा रही थी कि शायद कुछ ऐसा चेंज होगा या कुछ होगा, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ होने जा रहा है। हाँ, अगर चेंज हाँ, वगैरह कुछ होता भी है तो जैसा कि हम लोगों ने बताया कि संभावित ऐसा कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जिन-जिन कैटेगरी में सीटें कम दिख रही हैं, उसमें स्ट्रेंथ बढ़ा दी जाए, उसमें ऐड ऑन कर दिया जाए या फिर न्यूली फ्रेश वैकेंसी अन्य अलग से कभी देखने को मिलेगी जिसमें कि जिन-जिन कैटेगरी के वैकेंसी अभी कम देखने को मिल रही है, उस कैटेगरी में अधिक सीटें आवंटित की जाएँगी। अधिक सीटें आवंटित की तो जाएँगी राजा। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर एक जस्टिस होने की बात कही जाती है कोर्ट में। यहाँ पे जीतता नहीं है कोई, हारता नहीं है। अंत में मैं ये लाइन कहना चाहूँगा। अगर मान लीजिए कोई गलतियाँ हुई होंगी सरकार की तरफ से, तो सरकार ने खुद कहा कि हम एक्स्ट्रा सीट्स देने के लिए तैयार हैं भविष्य में। बिल्कुल, तो जो अभ्यर्थियों ने जिसके लिए कोर्ट को अभ्यर्थियों ने अप्रोच किया था, जो मुद्दा लेके गए, वो उनकी भी जीत है। सरकार की ये जीत होगी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगी उसपे स्टे, जो अभी फिलहाल जो अपॉइंटमेंट पे स्टे लगा है, वो हट जाएगा। तो ये कहीं न कहीं एक एक विन-विन न्याय सिचुएशन की है जीत है, युवा के बिल्कुल। बारे में। हाँ, ये कहा जा भाषा सकता है में कहा था। आदित्य कि ये न्याय की जीत है लास्टली। हाँ, अल्टीमेटली ये एक जस्टिस विल विन हियर, जस्टिस होगा भी, दिखेगा भी लोगों बिल्कुल, को कि हाँ बिल्कुल। जस्टिस हुआ है। तो कल का लोग इंतजार करें, और हम लोग तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कल 10:30 बजे सुबह का। बिल्कुल, और उम्मीद है कि कल एक पॉजिटिव हमें आउटकम इस केस का देखने को मिलेगा। बिल्कुल, थैंक बिल्कुल। यू। थैंक यू आदित्य। उम्मीद है कि हम सबों ने जितने भी यूट्यूब पर व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, उन सभी के तमाम पहलुओं को हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है। चूँकि ये प्रोसीडिंग पूरा 1 घंटे से भी लंबी थी और उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें बताई गई थी, तो हो सकता है आप सभी उन पहलुओं से नहीं अवगत हो पाते, इसलिए मुझे लगा कि आप सबों के समक्ष ये एक तकनीकी पहलुओं को यहाँ डिकोड करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी विभिन्न पहलुओं को समझे होंगे और आने वाले समय में क्या होता है, आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से जुड़े रहें, सभी चीज़ों से आपको घटनाक्रम से अवगत कराया जाएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद है तो लाइक भी किया करें, इससे कहीं न कहीं हम सभी का मोटिवेशन भी बना रहता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू आदित्य।